एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के कुछ और टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास में हम लोग महाजनपद, मौर्यंस, मगध, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, संगम पीरियड, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के आप लोगों के स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज की हमारी ये दूसरी वीडियो होगी जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री के इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं और किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज हमारा होगा एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों से, आप किसी भी लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के, वहां पे आपसे इसी ही तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये होगा आज का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर कॉल्ड हिमसेल्फ लिच्छवी द्वैत्र। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इनमें से किस गुप्ता सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी देहित्र कहा था। ठीक है, कौन सा हमें गुप्ता का वो राजा देखने को मिलता है जिसने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा था। आपके ऑप्शंस है श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर समुद्रगुप्त ने। जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो साथ ही साथ कमेंट करके इसके आंसर बताते रहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी चलती रहे। तो अगर हम बात करेंगे कि लिच्छवी दोहित्र जो किसने कहा था, तो वो कहा था आप लोगों के समुद्रगुप्ता ने। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्ता ने अपने आप को क्या बोला था, लिच्छवी दोहित्र कहा था। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या करा था, मैरिड द डॉटर ऑफ लिच्छवी। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो थे उन्होंने जो लिच्छवी की बेटी से क्या की थी, शादी की थी। क्लियर हो गया। उसके बाद जो एक शाही प्रभावशाली वो एक परिवार था, एक रॉयल इन्फ्लुएंस फैमिली देखने को मिलता है। देन उसके बाद उनके पुत्र और उसके जो उत्तराधिकारी हमें देखने को मिलते हैं वो है समुद्रगुप्त, जिन्होंने खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा था। ठीक है, क्योंकि वो लिच्छवी के बेटी का पुत्र थे इसीलिए उन्होंने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र बोला था। तो ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो लिच्छवी की बेटे थे इसीलिए उन्होंने अपने आप को ये घोषित किया था। तो पहले आपको ये पता होगा कि सबसे पहले कौन आते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन उनके फिर बेटे आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, देन समुद्रगुप्त के बाद आपको देखने को मिलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है, इनके बेटे हैं। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो राइट आंसर तब आपका क्या होगा, समुद्रगुप्त। लिख लो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा गया था कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त को। अगर आपसे पूछा जाए विक्रम आदित्य की उपाधि जो है वो किसे दी गई थी, किसने दी थी, तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखना, ठीक है, कौन, विक्रम आदित्य। ये आपने टाइटल सुना है, ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर चेकआउट करेंगे कोई भी एसएससी की लेवल की, तो ये आप क्वेश्चंस वहां देखते हैं। ठीक है, तो विक्रमादित्य है जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगर नेपोलियन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो कौन है, समुद्रगुप्त। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स वॉज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव्स। इनमें से वो कौन सा चोला का राजा था जिसने सबसे पहले मालदीव पर कब्जा करने वाला था। किसने सबसे पहले मालदीव पर जो है वो अपना कब्जा करने वाला था। आपके ऑप्शंस है राजा राज या फिर राजेंद्र फर्स्ट, राजा अधिराज या फिर राजेंद्र सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौल का जो राजा है जो सबसे पहला था जिसने मालदीव्स को कैप्चर करना चाहता था, तो वो थे राजा राज। ठीक है, राजा राज जो प्रथम है वो थे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। वो मालदीव्स को क्या करना चाहते थे, कब कैप्चर करना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे। अगर अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूँ और यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैं आप सबको क्लियर कर रही हूँ।
तो यहाँ अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चोला एम्पायर, जो चोला का साम्राज्य था चोल का, उसके फाउंडर कौन थे, उसकी स्थापना की थी, तब भी आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, राजा राज फर्स्ट। ठीक है, तो राजा राज फर्स्ट ने क्या किया था, उन्होंने इज द लेड द फाउंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द चोला किंगडम। उन्होंने क्या करा था, पूरे दक्षिण भारत में अपने के राज्यों को जीत करके उन्होंने क्या करा था, अपने चोल साम्राज्य के वहां पे नींव रखी थी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है तो चोला एम्पायर के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, वो कौन थे, राजा राज प्रथम। तो इन्होंने क्या किया था, पूरे दक्षिण भारत के जितने भी एरिया थे, राज्य थे, उनको जीत करके वहां पे साम्राज्य की स्थापना कर दी, चोल की। देन उन्होंने फिर क्या किया, चोल साम्राज्य का विस्तार उन्होंने पूरे दक्षिण में श्रीलंका से और उत्तर पूर्व में कलिंग यानी कि उड़ीसा तक हुआ था। ठीक है, ये कहाँ तक फैला था याद रखना, तो ये पूरा चोला एम्पायर जो एक्सपेंड हुआ था श्रीलंका से लेकर के पूरे उड़ीसा यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट तक हमारे चोला किंगडम जो एक्सपेंड होते हुए हमें नजर आया था। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। देन फिर मैं आपको बता दूं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन कॉन्कर्ड श्रीलंका। अभी मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने श्रीलंका को जीत लिया, मालदीव्स को जीत लिया। ठीक है, सुमित्रा और जितने भी प्लेसेस थे माला पेनिनसुला के, वो सारे के सारे पे उन्हें विजय प्राप्त हुई, ये सारी जगह उन्होंने जीत ली। देन फिर अगर बात करेंगे समुद्र के पुराने जितने भी द्वीप की संख्या थी 12,000 की नौसैनिक पे उन्होंने विजय प्राप्त की थी। फिर देन उन्होंने मालदीव के राजा राज फर्स्ट की विजय में से एक चिन्हित किया था, याद रखना। तो राजा राज फर्स्ट ने बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवी विद द एम ऑफ कंट्रोलिंग द सी। तो फिर राजा राज फर्स्ट ने क्या करा, अपनी एक स्ट्रॉन्ग नेवी बना ली। ठीक है, ताकि वो पूरे जो समुद्र वाला एरिया है, जो पूरा सी वाला एरिया, उसको कंट्रोल में रख सके। क्लियर हो गया, तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी नेवी को बहुत स्ट्रांग बनाया। किसने, राजा राज प्रथम ने, क्योंकि उसने पूरे साउथ के मैक्सिमम जितने भी एरियाज थे उन सबको जीत लिया था। तो अब वो अपनी क्या कर रहा है, पावर स्ट्रांग बना रहा है, नेवी को, आर्मीज को स्ट्रांग बना रहा है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। आपसे क्वेश्चन में एक बार और दिखा दे रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा चोला का राजा था जिसे सबसे पहले मालदीव पे कब्जा करने वाला था, तो वो थे राजा राज फर्स्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है, हु आइडेंटिफाइड सेड्रोकोटस ऑफ द ग्रीको रोमन लिटरेचर विद चंद्रगुप्त मौर्य। तो ग्रीको रोमन साहित्य के सेड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी। तो एसएससी वालों के फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस यहाँ दे रखे थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अलेक्जेंडर कनिंगम, आर.पी. चंदा या फिर विलियम जोन। तो ग्रीको रोमन साहित्य की जो सेक्रोकोटस की पहचान थी चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी, विलियम जोन्स ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो मौर्य एम्पायर वॉज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर टू बी एस्टेब्लिश इन द इंडियन हिस्ट्री बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए हमारे जो भारत का इतिहास है, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, तो सबसे पहला राजा कौन बना था, तो वो आपका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि उस समय सबसे पहली डायनेस्टी हमें मौर्यन डायनेस्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल भी थी, ग्रेटेस्ट और पहली भी थी। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ही डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंद एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र इन 322 BC। तो इन्होंने क्या करा था, जो लास्ट नंदा का जो रूलर था धनानंद को, उन्हें क्या किया था, गद्दी से उतार दिया था। और किसकी मदद से, ये पॉइंट याद रखना, किसकी, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य यानी कि कौटिल्य की मदद से उन्होंने 322 में पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद ले करके जो धनानंद है, जो नंदा रूलर का लास्ट रूलर है, उसको राजगद्दी से हटा करके पाटलिपुत्र पे कब्जा कर लिया था। तो वो उनके साथ कौन थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। याद रखना, इनकी मदद से ये कर पाए थे।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चंस के अलावा बहुत जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कुछ साथ ही साथ करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो और इससे रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप इजीली से कर पाए। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इन 305 BC में देखोगे, 305 ईसा पूर्व में देखोगे तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। और हु वॉज द वन ऑफ द ग्रेटर्स ऑफ जनरल अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, जो कि सिकंदर महान, जिसे हम ग्रीक शासक के नाम से जानते हैं, कि सेनापति में से एक था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? याद रखना, वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का मतलब ग्रीक रूलर में से एक ये रूलर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। ही इज ऑल्सो वेल नोन इन द ग्रीक टेक्स्ट। तो अगर आप लोग देखोगे उन्हें ग्रीक ग्रंथों में भी जाना जाता है, जैसे कि सैंड्रोकोटस, ठीक है, एंड्रोकोटस एंड सैंडोकाइटस काइपेटस। ये 3 नाम आपको याद रखने की, और कौन से ये 3 नाम थे? तो ये इन्हीं तीनों में से अभी आपसे सैंड्रोकोटस पूछा था आपके क्वेश्चन में, तो इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? सर विलियम जोन, इसका टाइम पीरियड याद रखना 1764 से 1794 में डेलिबरेटली आइडेंटिफाइड, उन्होंने जानबूझकर क्या किया था? यूनानियों के द्वारा, ग्रीक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के जो रूप में सैंड्रोकोटस थे की पहचान की और घोषणा की कि वह 327 से 326 ईसा पूर्व में सिकंदर में समकालीन थे, यानी कि उनके कंटेम्प्ररी थे, ऐसा विलियम जोन ने बोला था। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये बात विलियम जोन ने बोली थी कि वो अलेक्जेंडर एज अ कंटेम्प्ररी रह चुके हैं कनिंगम के, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा गया है वेयर डिड द 16 जनपद वर मेंशन। जो 16 जनपद का हमें उल्लेख देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे थे। ब्राह्मण में, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्ट में या कि बौद्ध की लिपियों में देखने को मिलते हैं, आर्यनकस में देखने को मिलते हैं, या फिर जैन के स्क्रिप्चर, जैन के ग्रंथ में देखने को मिलते हैं हमें ये 16 महाजनपद। तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए जो 16 जनपद है वो कहाँ हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है आपको जैन के स्क्रिप्चर यानी कि जैन के ग्रंथ में। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देन फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला गया है द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 16 महाजनपद है वो इसकी जो सूची हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलती है। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है अस्माका महाजनपद वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। तो महाजनपद की जो असमाका गोदावरी के तट पर ये स्थित थी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है। तो अगर आप ये भी बात जानते हैं कि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो 16 महाजनपद के बारे में हमें जैन स्क्रिप्चर में तो देखने को मिलता है, साथ में बौद्ध धर्म के इसमें भी देखने को मिलता है, किसमें? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। तो इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट होता है करेक्ट। यहीं हम बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट की। तो दूसरा जो है अस्माका महाजनपद वो गोदावरी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन आप लोगों के यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आप लोगों को यहाँ समझा दूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो 16 महाजनपद जो हमें देखने को मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। अस्मक महाजनपद अगर देखोगे तो वो कहाँ? गोदावरी में हमें ये उस नदी के पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो अंगुत्तर निकाय है ये 4th डिवीजन है सुत्त पीटक की, ठीक है। आप लोगों ने गौतम बुद्ध के 3 पीटक यानी कि त्रिपीटक में पढ़ा होगा कि उन्होंने 3 पीटक दे रखे थे, ठीक है। तो हमें अगर देखोगे उनका जो
अंगुत्तर निकाय है ये फोर्थ डिवीजन है कितना सुत्त पीटक की, कंसिस्ट ऑफ सर्वल थाउजेंड सुत्त अरेंज इन 11 बुक अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल कंटेंट। तो उन्होंने क्या करा, पूरा जितना भी उनका अंगुत्तर जो निकाय है उनका इन्होंने सुत्त पीटक का ये चौथा भाग था और उसमें इन लोगों ने क्या करा, जितने भी इनके न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे 11 पुस्तक में पूरी अपने जो सूत्र के बारे में है, बहुत सारे हजारों सूत्र के बारे में वहाँ पे बता रखा था। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, एन एक्सीलेंट मॉडर्न प्रिंट ट्रांसलेशन ऑफ द कंप्लीट अंगुत्तर निकाय। तो अगर अंगुत्तर निकाय के बारे में देखोगे तो बहुत आधुनिक प्रिंट पे इसे अनुवाद करा गया था। इज भिक्षु बोधि द न्यूमेरिकल डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धा। तो वो एक बौद्ध का संज्ञात्मक प्रवचन था अंगुत्तर निकाय के अंदर। तो अंगुत्तर निकाय के अंदर जो कि बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, और जैन का अगर बात करें तो जैन के स्क्रिप्चर में हमें इस 16 महाजन के पद की में अंत के बारे में हमें पता चलता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने मगध पढ़ रखा होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो, और बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस समय पर। तो मगध डायनेस्टी की बात करा, द डायनेस्टी विच रूल्ड मगधवर। तो मगध पे जो शासन करने वाले जो राजवंश थे वो कौन थे? ऑप्शंस में आपको दे रखा है सिसुंग, हर्यंक, नंद या फिर ये सभी। तो अगर आप लोगों ने मगध पढ़ रखा है तो आप ये जानते हैं कि उस समय सिसुंग डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी ये तीनों ही थी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और हर्यंक क्या है? ये सबसे पहली डायनेस्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किसका कितना टाइम पीरियड था। सबसे पहले मैं बात करूंगी हर्यंक डायनेस्टी की। तो ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट और पावरफुल डायनेस्टी था मगध का, ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी, याद रखना। ये आगे वाली यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। बाकी मैं हिंदी में बोल ही रही हूँ, बाकी आप इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेना, ठीक है। तो अभी चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो हर्यंक डायनेस्टी की मैं बात कर रही थी, तो ये सबसे पहली और पावरफुल डायनेस्टी रही मगध की। इसमें अगर हमें राजा जो रूल कर रहे थे, रूलर देखने को मिलेंगे तो 3 आप लोगों को पढ़ना है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। तो आप लोग इनका टाइम देख सकते हैं। बिंबिसार ने यहाँ पे जो शासन किया था वो 558 बीसी से लेकर के 491 बीसी तक किया। अजातशत्रु का टाइम पीरियड देखोगे 492 से लेकर के 460 तक इन्होंने रूल किया। अगर उदयन की बात करोगे तो 460 से लेकर के 444 तक इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे शासन किया था हर्यंक डायनेस्टी के। ये 3 राजा हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो हर्यंक डायनेस्टी का टाइम पीरियड आप लोगों का क्या होता है, 558 से लेकर के 1 मिनट कितना होगा आप लोगों का, 558 से लेकर के 444 बीसी तक हर्यंक डायनेस्टी यहाँ पे रूल की गई थी। नेक्स्ट बात करूंगी सिसुंग डायनेस्टी की। तो सिसुंग डायनेस्टी आप लोग देख सकते हैं 413 से लेकर के 413 से लेकर के 345 345 तक इस डायनेस्टी ने रूल किया था। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द श्रीलंका के क्रोनोनिकल्स के अनुसार क्या बोल रहा है, जो मगध के पीपल थे उन्होंने क्या करा था, रिवोल्ट किया था। किसके दौरान? जब ये नागा शाखा थे उस समय पर, और ये मिनिस्टर थे सिसुंग डायनेस्टी एज अ किंग ये बने थे। याद रखना इन्होंने जो रूल किया था सिसुंग डायनेस्टी ने 413 से लेकर के 345 तक। नेक्स्ट जो है वो है आपका नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये एक फर्स्ट नॉन शस्त्रीय डायनेस्टी है। एग्जाम में पूछा जाए नॉन शस्त्रीय डायनेस्टी जो है वो कौन सी थी, हर्यंक, सिसुंग या फिर नंद। तो नंद डायनेस्टी थी जो कि आप लोगों की नॉन शस्त्रीय डायनेस्टी थी। उसका टाइम पीरियड है आपका 345 से लेकर के 321 बीसी तक। और यहाँ पे पहला रूलर अगर आप देखोगे तो याद रखना, इसमें तो दो रूलर आपको याद रखना है, महापद्मनंदा और धनानंद, ये 2 रूलर हैं, ठीक है, किसके? नंद डायनेस्टी के। और अभी हमने ये पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी जो धनानंद है इसको हरा करके पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है।
ये भी मैंने अभी आपको सब पढ़ा दिया था कौटिल्य की मदद से। ये सारे पॉइंट आपको ऐसे कोरिलेट करके आपस में सबको समझना है और करते जाना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो हरियंग डायनेस्टी में देखोगे सबसे पहला और महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजवंश था। इसमें हमने बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में देखा। देन फिर हमने शिशुंग राजवंश पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि श्रीलंका के इतिहास के अनुसार मगध के लोगों ने जो नागदासक के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था और शिशुंग नामक एक अमात्य यानी कि मंत्री के राजा के रूप में उन्हें रखा था। और शिशुंग वंश का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। देन फिर हमने नंद वंश पढ़ा। ये एक गैर शास्त्रीय राजवंश था जिसका टाइम पीरियड 345 से 321 तक था। और ये पहला जो शासक हमें महापद्मनंद देखने को मिलते हैं, जिन्होंने काल अशोका की गद्दी पे क्या किया था, काल अशोका की गद्दी उन्होंने हड़प ली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काल अशोका की जो गद्दी है, जो ठीक है, वो किसने हड़पी थी, किसने छीना था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, कौन था, महापद्मनंद। ठीक है। और धनानंद जो है ये राष्ट्र रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। तो ये मैंने आप लोगों को एक तरीके से पूरा ओवरव्यू दे दिया, पूरा आप लोगों को यहाँ पे मगध एम्पायर समझा दिया और पढ़ा दिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करते जाना है और एक दूसरे से कोरिलेट करोगे तो ही आपको ये हिस्ट्री समझ में आने वाली है। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो इंडियन नेपोलियन है उसका जो टाइटल है, वो शीर्षक जो है वो किसको दिया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट को, समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को या चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, समुद्रगुप्त राइट आंसर है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन शीर्षक का क्या दिया था, अटैच किया गया था, उनको ये नाम दिया गया था। और मैंने आपको भी क्या बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला गया था, विक्रम आदित्य। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन द गुप्ता पीरियड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन। गुप्ता काल में सर्वाधिक जो संख्या में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे वो कौन से थे, गोल्ड यानी कि सोने की, सिल्वर यानी कि चांदी की, कॉपर यानी कि तांबा की, आयरन यानी कि लोहे की। तो कौन सा धातु था जिसके सबसे ज्यादा गुप्ता पीरियड में हमें कॉइन्स इशूड देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें सोने के कॉइन्स, ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्ता काल में। तो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइए से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको मैं बता दूं कि गुप्ता मोनार्क वर फेमस फॉर देयर गोल्ड कॉइन्स। याद रखना, सबसे ज्यादा वहां पे सोने के सिक्के जारी किए गए थे क्योंकि उन्होंने सिल्वर के कॉइन्स भी जारी किए थे। लेकिन आपको क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज्यादा कौन से सिक्के जारी किए गए थे, तो वो सोने के थे। क्यों, चांदी के सिक्के भी उन्होंने इशू किए थे जो कि, और हाउएवर जबकि कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर, ब्रोंज, और अगर आप वहां देखोगे तो उस समय जो सिक्के बने होते थे वो आपको तांबे और कांसे, कॉपर और ब्रोंज के देखने को मिलेंगे और एनी अदर अलॉय मेटल आर स्केर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनसे मेटल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, द अबंडेंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द गुप्ता एरा हैज लेड सम स्कॉलर द रिगार्ड दिस फेनोमेनन एज द रेन ऑफ गोल्ड। इस वजह से क्या हुआ, जो गुप्ता काल के जो सोने के सिक्के इतने ज्यादा फेमस थे कि कुछ विद्वानों ने इसको क्या, सोने की बारिश, इस घटना को सोने की बारिश, रेन ऑफ गोल्ड के रूप में भी माना है। ठीक है, द गुप्ता गोल्ड कॉइन इज नोन एज दिनार। तो याद रखना, जो गुप्ता के जो सोने के सिक्के हैं उसे किस तरीके से, उसे दिनार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, दिनार जो बोला गया था वो गुप्ता के गोल्ड कॉइन को बोला था, सोने के सिक्के को बोला था। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्ता रूलर्स आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल ऑफ आर्टिस्ट एक्सीलेंस।
तो अगर आप लोग देखोगे जो गोल्ड कॉइन जो गुप्ता पीरियड रूलर्स के टाइम पे थे उसको एक एग्जाम्पल दिया गया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ आर्टिस्ट एक्सीलेंस। याद रखना ये पॉइंट्स, ठीक है। तो जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपको बता दिए कि सबसे ज़्यादा फेमस गोल्ड कॉइन्स थे, वहाँ पर हमें कॉपर और ब्रोंज भी मेटल्स के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ इसको रेन ऑफ गोल्ड भी यानी कि सोने की बारिश ऐसा स्कॉलर्स ने वहाँ के विद्वानों ने भी बोला था। और गोल्ड के जो गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स थे उसे दिनार का भी नाम दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इससे बेस्ड याद रखने हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है व्हेन डिड द फर्स्ट हुन इन्वेजन टेक प्लेस, जो पहला हुन का आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 358 एडी में, 458 एडी में, 558 एडी में या फिर 658 एडी में। तो पहला अगर हम हुन का आक्रमण देखेंगे तो वो कब देखने को मिला था? 458 एडी में। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इससे रिलेटेड मैं आपको बातें बता दूं, द हुन वर द नोमैडिक ट्राइब ऑफ मंगोलिया। तो हुन कौन होते थे? जो हुन जो है वो मंगोलिया के क्या होते थे? नोमैडिक ट्राइब होते थे, ठीक है। खाना बदोश जातियां होती थी। भारत पर इन्होंने पहली बार जो आक्रमण किया था वो कब किया था? 458 बीसी में, यानी कि स्कंदगुप्ता के अधीन, जब गुप्ता राज्य में स्कंदगुप्ता राजा था तो उस समय इन्होंने यहाँ पर हमला कर दिया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच संगम रूलर स्टार्टेड शुगर केन कल्टीवेशन। किस संगम शासक ने गन्ने की खेती शुरू की थी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस संगम के शासक ने गन्ने की खेती शुरू की थी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं नेदुन जेलियन ने, सैन गुटवान ने, उडयायजेल रॉल ने या फिर आदि गेमनी ने। तो शुगर केन की अगर आप लोग देखोगे गन्ने की खेती जो है वो संगम, कौन से संगम रूलर ने शुरू की थी? तो वो की थी आप लोगों की किसने? आदि गेमनी ने। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होता है, जिन्होंने गन्ने की खेती की क्या की थी? शुरुआत की थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का संगम एज से पूछा गया है और ये टैक्स से ऊपर है। What were the term used for force tax during संगम एज? तो संगम युग के दौरान जो जबरन जो टैक्स लिया जाता था, ठीक है, जो फोर्स टैक्स लिया जाता था, किस शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं तारवे, करमाई, पांडु या फिर पिले। जल्दी से बताइए, जो संगम एज के समय पर जो फोर्स टैक्स लिया जाता था उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती थी? तो वो की जाती थी तारवे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। टैक्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वो भी बहुत अच्छे से तैयार करते जाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डे एट। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो अंतिम दिन कहाँ पर बिताया था? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या फिर श्रवणबेलगोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो आखिरी समय था, आखिरी जो दिन थे, उन्होंने बिताया था श्रवणबेलगोला में। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछा गया है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज। जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु थे, कौन थे जिन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत में कर रहे थे? ठीक है, आपके ऑप्शंस है आनंद, असंग या फिर पद्म संभव या फिर नागार्जुन। तो कौन से इसमें से वो बौद्ध का मॉन्क था जो तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैला रहा था, स्प्रेड कर रहा था? तो वो थे आपके कौन? पद्म संभव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। तो पद्म संभव हैं जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म का प्रचार किया था तिब्बत में। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सारनाथ का जो लॉयन आप लोग देखते हैं, कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू। जो सारनाथ की जो शेर
जो राजधानी का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? कनिष्क को, हर्षवर्धन को, अशोक को या फिर चंद्रगुप्त को? तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, वो किसको दिया गया था श्रेय? अशोक को दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि उन्हें इसका श्रेय क्यों दिया गया था। ठीक है, इसका रीजन आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि इसका रीजन आप सब मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओगे कि इसका ऐसा क्या रीजन था कि अशोका को सारनाथ की जो राजधानी का श्रेय दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का संगम एज से पूछा गया है और संगम एज के दौरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट इन पॉपुलर। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है कि संगम युग के दौरान इनमें से कौन सा राजवंश की सत्ता जो है में ये नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं पांड्या, चेर या फिर चोल या फिर पल्लवास। तो आप लोगों ने अगर संगम एज पढ़ा होगा तो संगम एज में हम लोग पांड्या के बारे में पढ़ते हैं, चेर की बातें पढ़ते हैं और चोल, इन 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, बट पल्लव के बारे में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि पांड्या, चेर और चोल ये तीनों की तीनों क्या है? संगम एज में आती हैं। याद रखना, ये तीनों की तीनों आप लोगों की संगम एज में आती हैं, ये तीनों डायनेस्टी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे और बहुत से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के अलावा भी आपको बहुत और भी क्वेश्चंस कराए हैं। आई होप आपको वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी इस क्लास से रिलेटेड किसी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगी। ओके, तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे अभी तक नए आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि चैनल पे वीडियो जब भी आए तो आप टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।